Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and in this session we are going to be doing marathon class type क्योंकि हम इसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आज करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने कॉन्स की मैराथन क्लास करी थी कंसिडरिंग ऑल द टॉपिक्स, सिमिलरली आज रीजनिंग के भी सभी टॉपिक्स फॉर रिवीजन पर्पस के तौर पे आपको कॉन्सेप्ट्स भी सिखाए जाएंगे और उसके आगे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जिस तरीके से हमने कॉन्स का किया था। ठीक है, उससे पहले दिस इज़ आवर एप्लीकेशन स्टडी नीति। यहाँ पे आपको डेली का फ्री कंटेंट मिलेगा, फ्री DIS पजल, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो काफ़ी सारी फ्री PDFs भी अवेलेबल रहती हैं। तो आप हमारी ऐप को, स्टडी नीति ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं लिंक मिलता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब क्योंकि हम लोग सारे के सारे रीजनिंग के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक एकदम बेसिक टॉपिक जो रीजनिंग की रीजनिंग को शुरू करता है, जो टॉपिक रीजनिंग का जो स्टार्टिंग टॉपिक होता है दैट इज़ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ एंड अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट। तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ करेंगे और ये सेशन जो है हमारे अच्छे पेस पर रहेगा क्योंकि दिस इज़ द रिविजन सेशन एंड ऑल्सो यू हैव लेस टाइम फॉर एग्जामिनेशन। तो जितना टाइम हम लोग एफिशिएंट टाइमिंग में हम लोग करके चलेंगे, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में आपको कौन कौन से गोल्डन रूल्स या कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने होते हैं, हम लोग यहाँ पे ना हर एक चैप्टर का गोल्डन रूल के बारे में बात करेंगे या बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज़ होंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में सबसे पहले आपको जो भी हमारी सीरीज़ होती है A to Z वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे आता है या किस तरीके से, वो अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी काम आता है। यहाँ पे ना कुछ कीवर्ड्स रहते हैं। सबसे पहले सक्सीडेड बाय, सबसे पहले रहता है सक्सीडेड बाय, फिर रहता है प्रीसीडेड बाय, एक होता है इसको हम लोग फॉलोड बाय भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सक्सीड्स या फॉलोज और एक होता है प्रीसीड्स। ठीक है, तो ये चार हमारे कीवर्ड्स होते हैं। अगर उसने बोला हो अ नंबर इज सक्सीडेड और फॉलोड बाय अ वॉवल, सक्सीडेड या फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है, बाद में। सक्सीडेड बाय, फॉलोड बाय मतलब बाद में, प्रीसीडेड बाय मतलब पहले, उससे पहले आना चाहिए। अगर बोला जाए अ नंबर इज सक्सीडेड बाय अ वॉवल तो नंबर इज सक्सीडेड बाय अ वॉवल। अब बोला जाए नंबर इज प्रीसीडेड बाय अ वॉवल तो नंबर इज प्रीसीडेड बाय अ वॉवल, वॉवल पहले आएगा। ठीक है, इसका उल्टा होता है सक्सीड्स और प्रीसीड्स। सक्सीड्स मतलब वो खुद सक्सीड कर रहा है ना। अगर बोले कि अ नंबर सक्सीड्स अ वॉवल, अ नंबर सक्सीड्स अ वॉवल तो वॉवल को सक्सीड कर रहा है या फॉलो कर रहा है। अगर बोला जाए कि अ नंबर प्रीसीड्स अ वॉवल तो वॉवल को प्रीसीड करेगा। आपको बाय जब लगा है तो ध्यान रखना है, जब नहीं लगा तो ध्यान रखना है। 99% केसेस हमारे बाय वाले आते हैं, है ना। ये सिंपलर केसेस हमने बहुत कम देखे हैं। और आपको क्या ध्यान रखनी होती है चीज़ें, अब यहाँ पे ना आपके पास क्या होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और वो कहेगा आपको काउंट करने के लिए कि आप काउंट करो एलिमेंट फ्रॉम 11th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम द राइट एंड, इस तरीके से बोलेगा। आप एलिमेंट को देखो, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, हमें डायरेक्शन देखनी है। अगर हमें सेम डायरेक्शन दी है, मतलब लेफ्ट या लेफ्ट दी है या फिर राइट या राइट दी है, तो आपको जो नंबर्स दिए हैं उनको माइनस करने। जैसे 11th और 13th है तो अगर सेम डायरेक्शन है तो 11 माइनस 13 हो जाएगा, 11 माइनस 13 हो जाएगा। और एंड जो भी दिया है लेफ्ट एंड राइट एंड वो सेम रहेगा। अगर हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट होता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस आती है, तो हम नंबर्स को प्लस करेंगे। जैसे 11th ऑफ द लेफ्ट फ्रॉम 13th फ्रॉम द राइट, तो 11th प्लस 13th 24th एलिमेंट देखेंगे हम लोग राइट एंड से, क्योंकि जो एंड रहेगा वो सेम रहेगा। एंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस
ये छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट से जो आपको ध्यान में रखने हैं, आप क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अगर उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है तो आपको बताऊंगी, बाकी इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये हमारा होता है अल्फ़ाबेट सीरीज का। अब यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जैसे आपको 4 टाइप्स पता होंगे, एक अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, एक न्यूमेरिकल सीरीज होती है, एक अल्फा न्यूमेरिक होती है और एक जो सिंबल्स के साथ आती है ना। अल्फ़ाबेट सीरीज में ओनली अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ओनली अल्फ़ाबेट्स होते हैं। न्यूमेरिक सीरीज में ओनली नंबर्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स होते हैं, और एक होती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास 4 टाइप की ये सीरीज होती है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। ये अगर किसी को टॉपिक नहीं भी आता ना तो भी वो आराम से पढ़ के समझ के आराम से कर सकता है। पहला क्वेश्चन वो कहता है, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है A to Z, तो रिवर्स होता है Z to A, मतलब Z से लेके A तक। सारे के सारे वर्ड्स को हम लोग रिवर्स में लगा देंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लगाना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। सबसे पहले हम लोगों को रिवर्स सीरीज में लगाना है, तो कभी भी किसी भी वर्ड को रिवर्स सीरीज में लगाते हैं तो उसका हमेशा पहला लेटर देखते हैं। मान लो मेरा नेम है स्मृति और आपका नेम है आशी, ठीक है, तो रोल नंबर वाइज आपका नेम मुझसे पहले आएगा, है ना। क्लास में हम लोग देखते हैं A से लेके Z तक रोल नंबर्स होते हैं, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। लेकिन अगर इन्हीं रोल नंबर्स को उल्टा लगा दिया जाए तो दैट इज रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। तो हमें सबका पहला पहला वर्ड देखना है, पहला पहला लेटर देखना है। देखो उल्टा अगर हम देखेंगे सबसे, या फिर मैं उल्टा लेफ्ट से राइट लगाना है ना, तो सबसे बाद में कौन सा आता है V, तो यहाँ पे सबसे बाद में आ जाएगा वैट। फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, V के बाद ऐसा आता है सम, फिर आ जाएगा पर, फिर आ जाएगा मेट, एंड देन हमारे पास आ जाएगा बिग। रिवर्स लगा दी अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इसको करने का एक और तरीका था, आप लोग सारे के सारे वर्ड्स को मत देखो, है ना। आपको जब पता है कि मेरे को रिवर्स में लगाना है तो मेरे को सारे के सारे अल्फाबेट उल्टे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ उसका पहला लेटर लिख दो, जैसे VSPMB, और आपको पता है कि V से कौन सा वर्ड है, S से कौन सा वर्ड है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हो। पूरा लेटर पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसने क्या बोला है, सेकंड वर्ड देखना है हमें राइट हैंड से। राइट हैंड से सेकंड वर्ड हमारे पास कौन सा है, मेट, एंड उसका थर्ड लेटर देखना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस वर्ड का थर्ड लेटर देखना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब 1 2 3, तो इसका थर्ड लेटर कौन सा है, T है। अगर वो ये बोल देता थर्ड लेटर देखो फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट हैंड ये होता है, तो हम लोग क्या करते 1 2 3, फिर थर्ड लेटर फ्रॉम राइट हैंड हमारा M हो जाता। ठीक है, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड कौन सा है, 1 2 3, इसका सेकेंड लेटर है U, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से सेकेंड वर्ड ये है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, M, और ये हमें अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देखना है। तो U और M के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, NOPQRST, है ना, NOPQRS, एक मिनट, NOPQRST। कितने लेटर्स हो गए हमारे पास, 7 लेटर्स हो गए, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर A 7। अगर यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं दिया होता तो फिर इनके बीच में तो एक ही लेटर आ रहा है, फिर हम लोग 1 लगा देते। आगे देखो, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स ऑफ ईच वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय इट्स इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर। कॉन्सोनेंट को एकदम पहले वाले से चेंज करना है, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट 2 वोवल्स। किस वर्ड के अंदर एटलीस्ट 2 वोवल्स होंगे। तो इसमें आपको सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स को चेंज नहीं करना है। आप देखो कि आपके पास वोवल कौन कौन से होते हैं। उसने बोला है कॉन्सोनेंट को प्रीसीड करेगा तो वोवल आएगा, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो A के बाद B होता है, E के बाद F होता है, I के बाद J होता है, O के बाद P होता है और U के बाद V होता है। अगर B को प्रीसीडिंग से चेंज करेंगे तभी वोवल आएगा, E को प्रीसीडिंग से चेंज करेंगे तभी वोवल आएगा, J को प्रीसीडिंग से करेंगे तभी वोवल आएगा, और P को प्रीसीडिंग से करेंगे। सब सही चल रहा है ना,
हाँ, तभी वॉवल आएगा। तो एटलीस्ट आपके पास ये कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, तभी वॉवल आ सकता है। हम लोग देख लेंगे कि कौन सा लेटर है जिसमें ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें वॉवल को चेंज नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास ए एफ जे पी वी में से कुछ नहीं आ रहा, बी में आ रहा है, तो ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ए आई, दो वॉवल्स हमारे पास हो गए। वी ए टी में देखो, वी से पहले यू आ जाएगा, है ना, इसमें भी दो हो गए। अब इसमें देख लो, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें तो एक ही है। इसमें देख लो, कोई चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें देख लो, ये चेंज हो सकता है, मतलब 1 2 3। हमारे पास ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसके अंदर वॉवल्स आ रहे हैं? 2। हमारे पास 3 वर्ड्स है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको जब भी कोई चीज बोले ना, तो आप वॉवल के आगे पीछे वाले वर्ड लिख दिया करो, HIJ MN OP एंड TUB। तो आप प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों चीजें चेक कर सकते हो, और आपको पता है कि यही लेटर आने चाहिए तभी वॉवल आएगा। ठीक है, पूरा चेंज करने देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड कौन सा है? PER, इसका सेकेंड लेटर क्या है? E। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5। E कौन सी प्लेस वैल्यू पे आता है? ABCDE, 5th पे आता है। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर V की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 22 होती है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 22 - 5 कितना होता है? 17 होता है, ऑप्शन नंबर E। ठीक है, इसलिए प्लेस वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ एवरी वर्ड आर रिप्लेस्ड विद द इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर, मतलब सक्सीडिंग मतलब बाद वाला, हर एक हमारे पास जो भी वर्ड है उसके जितने भी लेटर्स हैं उसको नेक्स्ट से चेंज करें, तो हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव 3 कॉन्सोनेंट्स? किस वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे? अब देखो, हमें वॉवल को चेंज करना है और कॉन्सोनेंट्स को चेंज करना है सक्सीडिंग से। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी ना वॉवल वाली, इसी को ही आप लिख लो। ठीक है, और कौन सा था? NOP TUV, है ना। अपने पास वॉवल नहीं आना चाहिए, वॉवल नहीं आना चाहिए। और आपको पता है कि वॉवल का नेक्स्ट वर्ड कभी भी वॉवल नहीं हो सकता, वॉवल का नेक्स्ट लेटर कभी भी वॉवल नहीं हो सकता। तो सारे जितने भी वॉवल्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास, अच्छा गलत लिख दिया क्या? कोई नहीं, पिछली स्लाइड में लिख दिया। तो जितने भी वॉवल्स हैं वो डेफिनेटली सभी एक कॉन्सोनेंट में चेंज हो जाएंगे, है ना। और बाकी हमें कॉन्सोनेंट्स को भी किसमें चेंज करना है? उसके नेक्स्ट लेटर में। तो हमें देखना है कि ऐसा कोई कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए जिसका नेक्स्ट लेटर वॉवल आए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो D के बाद E आता है, H के बाद I, N के बाद O, T के बाद U। तो D, H, N, T जिसमें भी आ रहा है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। कौन कौन से? D, H, N और T। तो D नहीं है, H नहीं है, N नहीं है, T है। T के बाद U आता है ना, तो ये तो कंसीडर हम लोग नहीं कर पाएंगे। बाकी किसी में कुछ नहीं हो रहा, बाकी किसी में भी कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे पास कितने वर्ड्स बचे? 1 2 3। कितने वर्ड्स बच गए? 3। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आप उस मेथड से करके देखना चाहते हो जिसमें आप नेक्स्ट से चेंज कर लो, तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ये वॉवल वाला मेथड भी अपना सकते हो, क्योंकि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग देख लो। ठीक है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स, जो कि एग्जामिनेशन में आती होती है। पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है? इफ ऑल द सिंबल्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड से सारे के सारे सिंबल्स को अरेंज करेंगे इन द सेम ऑर्डर। हमने सारे के सारे सिंबल्स उठा के लेफ्ट हैंड पे लगा देने हैं। पहले सारे के सारे सिंबल्स आ जाएंगे जिस ऑर्डर में लगे हुए हैं। एंड नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन द सेम ऑर्डर। नंबर्स को हम लोग राइट हैंड से लगा देंगे, तो राइट हैंड पे सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। मतलब बीच में क्या बच गए हमारे पास? अल्फाबेट्स बच गए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 20th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से 20th एलिमेंट गिनना है, तो आपको पता है कि राइट हैंड से हमारे पास नंबर्स शुरू हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले नंबर यूज करना शुरू करोगे। आप ये नहीं करोगे कि सारी की सारी सीरीज को लिखने लग जाओ, नहीं। जब आपको पता है कि राइट हैंड में सारे के सारे नंबर्स आएंगे, तो नंबर्स को ही गिनना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स तो हो गए। अब उसके बाद हमारे पास अल्फाबेट्स लगेंगे, नंबर्स के बाद अल्फाबेट्स राइट हैंड से, तो अल्फाबेट्स देखेंगे हम लोग, सिंबल्स नहीं देखेंगे। 8 तक हो गया, 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमारे पास कौन सा आ गया? एक मिनट, इसको दोबारा से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, अच्छा ये काउंट कर लिया ना, सॉरी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 20th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड हमारे पास कौन सा आया? F। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है, आपको पूरी सीरीज नहीं लिखनी है। जब आपको पता है कि हमारे पास राइट हैंड में पहले नंबर्स आएंगे, फिर राइट हैंड से सिंबल्स, राइट हैंड से देखने हैं तो हमेशा उल्टा चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विच आर इमीडिएटली ईदर फॉलोड और प्रिसीडेड बाय वॉवल्स। वॉवल्स के या तो पहले नंबर होना चाहिए या तो बाद में नंबर होना चाहिए। तो देखेंगे, वॉवल्स के पहले नंबर है तो हमारे पास 9 आ गया। वॉवल के पहले और बाद में नंबर नहीं है, वॉवल के पहले और बाद में नंबर है, देख लिया। ये हमारे पास 0 है या O है? O है हमारे पास। तो यहाँ पे वॉवल से पहले या बाद में नंबर नहीं है और कोई भी वॉवल नहीं है। तो 9 × 6 कितना होता है? 54, ऑप्शन नंबर E। अगला सवाल देखेंगे, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट निकालना है हमें। हम इसका ऑड वन आउट का हमेशा पैटर्न देखते होते हैं। यहाँ पे ग्रेटर दैन E है, तो ग्रेटर दैन और E मतलब 1 का गैप है। T और A में 3 का गैप है। R और एंड में 3 का गैप है। 6 और B में भी 3 का गैप है। 9 और 8 में भी 3 का गैप है। तो इसमें एक ही ऐसा पेयर है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट का गैप है, विच इज ग्रेटर दैन E, तो वो हमारा ऑड वन आउट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ ऑल द वॉवल्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली फॉलोड बाय द सेकेंड सक्सीडिंग लेटर एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज। जितने भी वॉवल्स हैं उनको सेकेंड सक्सीडिंग लेटर से, जैसे A का सेकेंड सक्सीडिंग लेटर क्या है? 2 नेक्स्ट ले जाओ, B और C, तो C उसका सेकेंड सक्सीडिंग लेटर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सीरीज। हम लोग सबसे पहले ना मिडल ऑफ द सीरीज का एलिमेंट निकाल लेते हैं। अगर वो वॉवल हुआ तो उसको चेंज कर देंगे। देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और 33। हमारे पास टोटल 33 एलिमेंट्स हैं। हमें मिडल निकालना है। तो इससे छोटा इवन नंबर क्या होता है? 32। 16 में डिवाइड कर सकते हो, 1 रह गया। तो इधर से 16 एलिमेंट्स छोड़ोगे, इधर से 16 एलिमेंट्स छोड़ोगे, जो बीच वाला एक लेटर रह गया वो हमारा मिडिल एलिमेंट होगा। तो कहीं से भी छोड़ के देख लो 16 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 17वां एलिमेंट कौन सा आया हमारे पास? डॉलर। और हमें सिर्फ वॉवल को चेंज करने का बोला था, सिंबल को नहीं बोला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉलर। ठीक है, तो यहीं तक के सेट थे। अगला हमारा अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट आ जाता है। एंड अगर आप सबको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हाफ रही हूँ, मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टैकल कर लेना। आई एम नॉट वेल सिंस 2-3 डेज, बट आई थॉट कि क्लास लेनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि आपका पेपर है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर लेना, ठीक है? आज थोड़ा सा ऐसा ही चलेगा। तो अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट, या इसको मैं बोल सकती हूँ अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब आप क्या करेंगे, और आप नंबर्स लिख देंगे इनके सामने। अब इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं सीधी अल्फाबेटिकल सीरीज देखूं तो उनके नंबर्स ये होंगे, अगर मैं उल्टी देखूं तो ए का नंबर 26 हो जाएगा इन रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रहती है तो आप इसको अपने पेपर पे पहले एग्जामिनेशन देने जाओगे तो अपनी रफ शीट पे बना लेना जब पेपर शुरू होएगा, क्योंकि आपको इससे प्लेस वैल्यू ध्यान रह जाएगी कि एन की 14, ओ की 15, पी की 16, इस तरीके से। बट अगर आपको याद है तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। क्लियर? इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है
जिसमें क्या बोलता है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपको देखना होता है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग उसके अंदर उतने एलिमेंट्स हैं या नहीं है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसने यहाँ पे बोला है। जैसे उसने क्या बोला, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। एम का मतलब 13, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ए की 1 होती है, एन की 14, ए की 1, जी की 7, ई की 5, मैनेजमेंट MENT। तो ये इसकी प्लेस वैल्यूज लिखी। अब अपने को ना नंबर सीधा और उल्टा काउंट करने हैं। अपने को नंबर कैसे काउंट करने हैं, जैसे 13, 14, 15, तो जिस भी एलिमेंट पे अपने जो भी नंबर बोल रहे हैं, अगर वो उस एलिमेंट पे आ रहा है तो वो एक पेयर कंसीडर हो जाएगा। कैसे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, नहीं आया ना कोई भी एलिमेंट, अगला देखो 1 2 3 4 5 काउंट किया, 5 आ गया, 6 7 8 9 नहीं आया, 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं आया, 1 2 3 4 5 आ गया, 6 7 नहीं आया, 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 13 14 15 16 5 6 7 14 15 नहीं आया। अब इसने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बोल रहा है, तो फॉरवर्ड हमने चेक कर लिया, अब हम बैकवर्ड चेक करेंगे। 21 22 23 24 25 26, अब हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, है ना। क्या बोला इसने, हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, तो इसको काउंट करेंगे 20 21 22 23 24 25 26, 26 यहाँ पे आएगा ना, 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 के बाद आपको 1 काउंट करना है क्योंकि 27 नहीं होते, तो 1 2 3 नहीं आया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19, 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 11, 1 2 3 4, बाकी तो कोई मैच नहीं हो रहा, तो हमारे पास सिर्फ 2 पेयर बन रहे हैं जिसमें वही आ रहे हैं नंबर्स या वही अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें वो क्या बोल रहा है, कंटेम्पलेटिंग आपके पास एक वर्ड है जिसके अंदर सारे के सारे लेटर्स को हमने कन्वर्ट करना है उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से। कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देन जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे, वैल्यूज आएंगी, उनको हमने ऐड करना है और उनका टोटल बताना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग कंटेम्पलेटिंग है तो CONTEMP, P का हो जाएगा 16, LATING। हमारे पास ये क्या हो गए, इसके प्लेस वैल्यूज हो गए, सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 30 90, 100, 100 के बाद अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 127, 130, मैं गलत काउंट कर रही हूँ क्या, 1 मिनट रुको, इसको दोबारा से काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसने एक चीज और बोली थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिपीटेड वैल्यूज, हमें रिपीटेड वैल्यूज नहीं चेक करनी है। तो 20 2 बार आ रहा है तो एक 20 को काट देंगे, और 14 भी 2 बार आ रहा है तो एक 14 को हम लोग काट देते हैं यहाँ से। रिपीटिंग वैल्यूज हमें कंसीडर नहीं करनी है। अब काउंट कर लेते हैं, 20 40 50 50 और 30 80 80 और 25 105 105 और 10 115, तो ऑप्शन नंबर सी 115 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोडक्टिव आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो हमें पोजीशन ऐसी बतानी है कि कितने लेटर्स की पोजीशन अनचेंज्ड है। तो जैसे प्रोडक्टिव है तो इसको ABCD के अकॉर्डिंग लगा देंगे। सबसे पहले E आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, फिर अपने पास आ जाएगा D आ जाएगा, C के बाद D आएगा ना, IOPR, इसके बाद TUV, ठीक है। अब चेक कर लेंगे कौन कौन सा अपनी प्लेस पे आ रहा है। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है
जो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड थंडर, और हमें अल्फाबेटिकल सीरीज में चेक करना है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो थंडर मतलब THUNDER। करेंगे चेक। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 14, 15, 16, 17, 4, 5, आगे नहीं बन रहा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, और कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगला टॉपिक हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमारे पास क्या होता है? एक रैंकिंग होती है, एक ऑर्डर होता है। तो रैंकिंग तो जिस तरीके से दी गई होती है बच्चों की, मतलब जैसे कौन टॉलेस्ट है, कौन हाईएस्ट वेट में है, कौन किस तरीके से, वो जैसे आप पजल सॉल्व करते हो उस तरीके से सॉल्व हो जाता है। बेसिक प्रॉब्लम आती है सबको, जो क्लास वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें पर्सन्स को बिठाया जाता है आगे पीछे करके, है ना। तो उसमें 3 तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, है ना। 3 तरीके के कॉन्सेप्ट आपके पास होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास ये होता है, तो सबसे पहला केस होता है जिसमें आपके पास 2 पर्सन्स होते हैं, है ना, लेकिन उनकी जो पोजीशंस होती हैं हमें सेम लेनी पड़ती है, या मैं बोलूं 1 पर्सन भी हो सकता है, इसमें 1 पर्सन भी हो सकता है। इस केस में आपसे क्या पूछेगा, जैसे आपकी क्लास में सबसे पहले तो एक रो और एक लाइन होती है। अगर आपको बोला जाए रो है तो ये इसका लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट होता है। अगर आपको बोला जाए टॉप से स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, तो ये टॉप होता है, ये बॉटम होता है। आप हमेशा टॉप और लेफ्ट को सेम कंसीडर करोगे और बॉटम और राइट को सेम कंसीडर करोगे, मतलब इस केस में आप लेफ्ट टू राइट ही मानोगे। अगर टॉप से बॉटम दिया, टॉप का मतलब लेफ्ट, बॉटम का मतलब राइट। यहाँ पे बोला जाएगा आपके पास क्लास में 2 पर्सन्स की पोजीशंस दी होगी कि राम है 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, श्याम है 3rd फ्रॉम द राइट एंड, और टोटल बच्चे हैं हमारी क्लास में 50। तो बताओ राम का पोजीशन राइट एंड से कितना होगा? ठीक है, ये लेफ्ट दिया, ये राइट दिया। या फिर बोल देगा अपने को कि राम की पोजीशन है लेफ्ट एंड से 15 और राम की ही पोजीशन है राइट एंड से 20th। तो बताओ टोटल बच्चे क्लास में कितने थे? इस केस में आपको क्या करना है, आपको पर्सन सेम रखना है। सेम, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, सेम पोजीशंस, मतलब सेम पर्सन के सेम पोजीशंस रखनी है। सेम पर्सन बोल दूंगी, सेम पर्सन को कंसीडर आपने करना है, और डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। 1-2 पर्सन्स के साथ आपको सेम पर्सन को कंसीडर करना है और डिफरेंट उनकी पोजीशन लेनी है। ठीक है, जैसे अगर आपको टोटल पूछा जाए तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट का पोजीशन प्लस राइट का पोजीशन -1, और ये आपको एक ही पर्सन की कंसीडर करनी है। मतलब अगर राम का रैंक लेफ्ट से दिया है और राइट से दिया, मतलब 15 + 20 = 35, -1 करेंगे तो हमारे पास टोटल बच्चे आ जाएंगे, दैट इज 34 इन द क्लास। क्लियर? अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास 2 पर्सन्स होंगे, ठीक है, 2 पोजीशंस होंगी, मतलब लेफ्ट और राइट अलग अलग पोजीशन हमें लेनी है। इसमें हमने सेम पोजीशन ली थी, इसमें हमें डिफरेंट पोजीशन लेनी है। क्लियर? 2 पर्सन्स हो सकते हैं बट हमें कंसीडर किसको करना है? दोनों को ही करना है। इसमें हम लोगों ने 1 पर्सन को कंसीडर किया था, उस केस में हमें दोनों को कंसीडर करना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, एक रो दी गई है जिसमें राम का रैंक लेफ्ट हैंड से 15th है और श्याम का रैंक राइट हैंड से 20th है। तो बताओ इनके इन बिटवीन बच्चे कितने हैं? इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? तो इन बिटवीन के केस में एक केस हमारे पास बनता है विच इज ऑफ ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग मतलब जो अपने को लेफ्ट प्लस राइट का रैंक दिया है वो ज़्यादा होगा टोटल से,
और नॉन ओवरलैपिंग का केस होता है जिसमें लेफ्ट प्लस राइट का जो रैंक होता है वो कम होता है टोटल से। जैसे इसमें टोटल मान लो बच्चे क्लास में दिए हैं, इस केस में 40 है ना, तो यहाँ पे 15 + 20 करोगे 35, 35 40 से कम है, तो किसका केस बन जाएगा? नॉन ओवरलैपिंग का। अगर यही यहाँ पे मैं इसको 30 कर दूं तो हमारे क्लास में 45 बच्चे बनेंगे, मतलब 45 40 से ज़्यादा है ना, तो ये केस बनेगा हमारा ओवरलैपिंग का। क्लियर? जब भी ओवरलैपिंग का केस होता है तो हम अलग सिस्टम बिठाते हैं, और जब भी ओवरलैपिंग का नहीं होता तो उसमें अलग सिस्टम बैठता है। अब जब भी ओवरलैपिंग का केस होता है तो उसमें हमें क्या करना है, देखो, क्योंकि आपके पास लेफ्ट प्लस राइट ज़्यादा है ना, तो लेफ्ट प्लस राइट को ही आगे रखेंगे, माइनस क्या करेंगे, टोटल +2, ठीक है, 2 पर्सन है ना, और इधर क्या करेंगे, टोटल ज़्यादा है तो टोटल को आगे रखेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नॉन ओवरलैपिंग का केस बिठाते हैं। आपको अगर ये 3 चीज़ें समझ में आ गई, इन 3 चीज़ों के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड है, ध्यान रखना। और जिन बच्चों ने लास्ट टाइम बोला था मैम आपने इंटरचेंजिंग वाला केस नहीं कराया था, आता मुझे ज़रूर है, आपने कमेंट्स में बहुत लिखा था कि मैम को आता नहीं इसलिए मैम ने कराया नहीं, वो गलती से स्किप हो गया था। इंटरचेंजिंग वाला केस मैं इसमें आपको करा दूंगी, उसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इन तीनों फॉर्मूलाज के ऊपर इंटरचेंजिंग वाला केस भी चलेगा। इसको आप एक बार आराम से देख लो, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लो, फिर हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 5 प्लेयर्स हमारे पास हैं IPL 2020 में जिन्होंने खेला, डिफरेंट रन उन्होंने स्कोर करे हैं। 2 प्लेयर्स हैं किस किस के बीच में, ब्रावो और धोनी के बीच में। तो ब्रावो और धोनी के बीच में 2 प्लेयर्स हैं, तो जिस तरीके से आप पजल सॉल्व करते हो उस तरीके से ही आप इसको भी लिख दोगे, ठीक है। पजल की तरह इसको सॉल्व करना है। जाधव जो है उसने राइडू से ज़्यादा स्कोर किया है, तो जाधव जो है उसने राइडू से ज़्यादा स्कोर किया है। हम लोग हमेशा स्कोर को इस तरीके से लगाते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट। वेट को किससे लगाते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट। हाइट को कैसे लगाते हैं, टॉलेस्ट से शॉर्टेस्ट, ठीक है। जडेजा जो है उसने सिर्फ 1 पर्सन से ज़्यादा स्कोर किया है, सिर्फ 1 पर्सन से ज़्यादा, मतलब 5 लोग हैं, सिर्फ 1 पर्सन से ज़्यादा, मतलब ये 1 पर्सन को छोड़ देंगे तो जडेजा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। राइडू ने क्या नहीं स्कोर किया, ब्रावो से ज्यादा रन स्कोर नहीं किए राइडू ने। अब राइडू ब्रावो के ऊपर तो नहीं आ सकता, प्लस राइडू जो है जाधव के नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ब्रावो और धोनी को इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, तो ब्रावो यहाँ आएगा, 2 छोड़ के धोनी यहाँ आ जाएगा, इनके बाद और किसी की जगह नहीं बचेगी ब्रावो और धोनी के लिए। और अगर ब्रावो नीचे आएगा तो राइडू तो उसके ऊपर आएगा, जबकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ब्रावो आ जाएगा यहाँ पे, 2 छोड़ा, धोनी आ जाएगा यहाँ पे, राइडू इसके नीचे है तो राइडू यहाँ आ जाएगा, और राइडू से ऊपर कौन है, जडेजा, जाधव, सॉरी जाधव है तो जाधव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। द सेकेंड हाईएस्ट स्कोर कितना है मैच का, 55 रन है, सेकेंड हाईएस्ट ब्रावो ने 55 रन बनाए हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव स्कोर्ड मोर रन्स देन धोनी, धोनी से ज्यादा किसने स्कोर किए, 1 2 3 4 ने किए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोलता है इफ द रन स्कोर्ड बाय ब्रावो एंड राइडू आर 85, ब्रावो के थे 55 और दोनों के हैं 85, तो राइडू के हो जाएंगे 30, एंड रन स्कोर्ड बाय जडेजा एंड राइडू इज 55, राइडू के हैं 30, दोनों के हैं 55, तो जडेजा के हो जाएंगे 25। जडेजा का स्कोर बताना है, ऑप्शन नंबर सी 25। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये हमारा उसका आ गया, क्लास वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, रो वाले, वो क्वेश्चन आ गए। हमारे पास एक रो है नॉर्थ फेसिंग, जिसमें त्रिशा का जो रैंक है वो 9th है लेफ्ट हैंड से। रो बना लेंगे, ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। त्रिशा का यहां से 9th है लेफ्ट से, त्रिशा, ठीक है। एंड टीना का 12th है राइट हैंड से, तो राइट हैंड से 12th किसका हो जाएगा, टीना का। देयर आर 5 कैडेट्स बिटवीन त्रिशा एंड तान्या, त्रिशा और तान्या के बीच में 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन आ जाएगी, तान्या। कहाँ से देखा हमने, लेफ्ट से देखा, गिन लेंगे 10 11 12 13 14 15, तो कितना रैंक हो गया उसका, 15th। हु इज इक्वी डिस्टेंट टू टीना,
टीना के इक्वी डिस्टेंट है, मतलब जितने लोग त्रिशा और तान्या के बीच में हैं उतने ही त्रिशा और टीना और तान्या के बीच में, मतलब इसके बीच में 5 लोग थे तो इसके बीच में भी 1 2 3 4 5 लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट से देखूं तो 16 17 18 19 20 21, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 21st फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हमें क्या बताने हैं, टोटल बच्चे कितने थे। तो टीना का रैंक सेम पर्सन का देखना है, डिफरेंट पोजीशंस देखनी है। टीना का रैंक 12th आ चुका है राइट से, 21st आ चुका है लेफ्ट से, तो यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। टीना का आ चुका है, लेफ्ट का है 21, कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो टोटल क्लास में स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 32 हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विक्रम वॉज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। विक्रम है लेफ्ट एंड से 9th, तो यहाँ पे ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, तो यहाँ से हम लोग 9th बना देंगे, लेफ्ट से किसको, विक्रम को। वाइल जानवी इज 8th फ्रॉम द राइट एंड। 8th फ्रॉम द राइट एंड मतलब राइट एंड से यहाँ पे 8th बना देंगे जाह्नवी को। हरिओम वॉज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 13th कौन है, हरिओम है लेफ्ट से, ठीक है, एंड वॉज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ विक्रम एंड जाह्नवी। विक्रम और जाह्नवी के एग्जैक्टली मिडल में था, मतलब एग्जैक्टली मिडल का मतलब क्या है, जितने लोग विक्रम और हरि के बीच में हैं उतने ही लोग हरि और जाह्नवी के बीच में होंगे। तो यहाँ से देखेंगे 10th 11th 12th 13th, तो इन दोनों के बीच में अगर 3 लोग हैं तो इनके बीच में भी 3 लोग होंगे, है ना। लेफ्ट से अगर मैं देखूं तो 14th 15th 16th 17th, इसका रैंक कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 17th हो जाएगा, किसका, जाह्नवी का। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो निकाल लेंगे, इसके रैंक्स आ गए। टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, कितना हो गया 24। तो टोटल इस रो में बच्चे कितने थे, 24, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये इंटरचेंजिंग वाला है शायद, हाँ। इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, प्रिया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। प्रिया जो है लेफ्ट हैंड से 15th है, 15th फ्रॉम लेफ्ट हमारे पास है प्रिया, ठीक है। और गरिमा है 19th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 19th कौन है, गरिमा। इफ द इंटरचेंज देयर पोजीशंस, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, तो यहाँ पे आ जाएगी गरिमा और यहाँ पे आ जाएगी प्रिया। क्लियर है, इंटरचेंज करी है। राम हु सिट्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 24th लेफ्ट से किसकी पोजीशन है, राम की है। सिट्स एट 5th प्लेस लेफ्ट टू प्रियाज न्यू पोजीशन। प्रिया की जो नई पोजीशन है उससे 5th लेफ्ट पे कौन बैठा है, राम। तो प्रिया की ये नई पोजीशन है, तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे राम है ना। तो राम का अगर मेरे पास लेफ्ट से है तो मैं राइट से निकाल सकती हूँ। राइट से देखेंगे इधर से प्रिया की नई पोजीशन से 20 21 22 23 24, 24th फ्रॉम द राइट एंड है और 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या बोलता है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। राम की आ गई प्लेस वैल्यूज, टोटल बच्चे निकाल लो, कितने आ जाएंगे, कितने बच्चे आ गए, 47, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, इन अ रो निवेदिता इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड विमला इज 23rd फ्रॉम द राइट। निवेदिता है 15th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, विमला है 23rd फ्रॉम द राइट। अच्छा, अब एक चीज बताऊं, अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया है, वैसे इन बिटवीन वाले क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं है, इसको ही इन बिटवीन वाला क्वेश्चन अगर मैं बना के चलूं, मान लो वो इतना क्वेश्चन लिख देता है, उसके बाद वो बोलता है कि टोटल बच्चे क्लास में हैं, टोटल बच्चे हो जाएंगे क्लास में मान लो 25, तो बताओ इन दोनों के बीच में बच्चे कितने हैं। आप कैसे चेक करोगे, इसका राइट का पता है, इसका लेफ्ट का पता है, दोनों पोजीशंस डिफरेंट होनी चाहिए। तो 15 + 23 कितना होता है हमारे पास, 38 होता है। 38 बड़ा है 25 से, मतलब ओवरलैपिंग का केस बनेगा। ओवरलैपिंग के केस में इन बिटवीन बच्चे कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं,
लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। तो 38 में से 27 माइनस करेंगे, इन दोनों के बीच में 11 बच्चे आ जाएंगे। अगर यही केस वो बोलता कि टोटल बच्चे हमारे पास क्लास में है 40, तो आपको पता है 38 कम है 40 से, नॉन ओवरलैपिंग का केस बनता, तो फिर इनके इन बिटवीन बच्चे कितने आ जाते, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, इसके इन बिटवीन 2 बच्चे आ जाते। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इन बिटवीन से कन्वर्ट कर दूं तो कंटिन्यू करते हैं इसमें। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, इंटरचेंज कर ली तो यहाँ पे निवेदिता आ जाएगी और यहाँ पे विमला आ जाएगी। निवेदिता बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट, इसका रैंक 18th हो जाएगा लेफ्ट से। व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम विमला फ्रॉम द राइट, विमला की पोजीशन बतानी है राइट से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल बच्चे नहीं है, सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे निवेदिता की हमें राइट और लेफ्ट से पता है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कितने हो गए, 41 माइनस 1 40 हो गए। टोटल बच्चे अगर 40 हैं और विमला की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 15 है, राइट हैंड से मुझे नहीं पता, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे सेम। तो इसकी कितनी हो जाएगी राइट हैंड से, 40 माइनस 16 इज 20, 40 माइनस 14 इज 26, तो इसकी राइट हैंड से कितनी हो जाएगी पोजीशन 26। फॉर्मूला वही यूज हो रहा है जो होना चाहिए था। अब यहाँ पे टोटल बच्चे हमारे पास 40 जरूर निकल के आए हैं, 40 वाला केस होता तो हम लोग फिर इस तरीके से क्या करते, निकाल देते इन बिटवीन बच्चे। अब हमारे पास आ जाता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज इस तरीके से बताऊंगी कि आपकी कोडेड वाली भी सॉल्व हो जाएगी और जो सिंपल वाली है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सब सही चल रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 2 ग्रुप्स बनाते हैं, 2 ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 रहेगा। ग्रुप 1 में ग्रेटर दैन इक्वल टू और इक्वल टू, ग्रुप 2 में लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। क्लियर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं जो सामने सामने हैं। इनको रैंकिंग्स हम देंगे 1 2 3 1 2 3। आपको ये चार्ट बना लेना अगर आपको याद नहीं रहता। ठीक है, अब पहला कॉन्सेप्ट, आंसर हमारा तभी आएगा जब हमारे पास सेम ग्रुप या सेम फैमिली के मेंबर्स होंगे। जब हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम ग्रुप या सेम फैमिली के होंगे, मतलब या तो ग्रुप 1 के होने चाहिए या सिर्फ ग्रुप 2 के होने चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेटर दैन, लेस दैन और ये सब इकट्ठे आ जाते हैं तो आंसर नहीं आएगा। दूसरी चीज, जब भी आंसर हमारा आ रहा है तो अगर सारे साइंस यूज हो रहे हैं तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, हमेशा छोटे वाले को। छोटे वाला मतलब 1 और 2 में से छोटा कौन सा है, 1, तो प्रायोरिटी देंगे 1 को। 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2, तो प्रायोरिटी देंगे 2 को। और अगर तीनों आ जाएंगे तो 1 को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब तीसरा देखो, ईदर और का केस बता देती हूं। ईदर और के 2 केस बनते हैं। इसके अंदर पहला केस वो होता है जिसमें हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा होता है, और दूसरा केस होता है जिसमें आंसर नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब जिसमें आंसर आ रहा होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे कंक्लूजन के वो होने चाहिए सेम, जो आंसर है पूरा आ रहा होगा और सेम फैमिली के होंगे तभी आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे होगा डिफरेंट फैमिली के ग्रुप्स, डिफरेंट फैमिली के एलिमेंट्स होंगे या डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, आंसर नहीं आ रहा होगा, और एलिमेंट्स जो हैं सारे यूज किए गए होंगे। सारे का मतलब लेस दैन भी, ग्रेटर दैन भी और इक्वल टू भी। इक्वल टू इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आंसर नहीं आ रहा होगा, और एलिमेंट्स हमारे पास सारे मौजूद होने चाहिए जो भी हमारे पास हैं, मतलब एलिमेंट्स कंक्लूजन के सेम होने चाहिए। ये साइंस लिखना था मुझे शायद, यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट सेम और साइंस ऑल, सारे साइंस होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इधर और का केस बनता है। अब एक चीज, जब भी मेरे को आंसर निकालना है, 2 क्वांटिटीज में, 2 एलिमेंट्स में रिलेशन निकालना है, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूं
तो सेम साइन आएगा। अगर मैं एलिमेंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही हूँ तो ऑपोजिट साइन आएगा। ऑपोजिट मतलब अगर बैकवर्ड में मेरे पास ग्रेटर दैन है तो उसका आंसर हमारे पास लेस दैन में बनेगा। ये कोडेड में भी चलेगा और नॉर्मल में भी चलेगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अपने को निकालना है b इज लेस देन v, b से जाना है v पे, आप ये ध्यान रखो। सीधा जा सकते हैं, सेमीकोलन कुछ नहीं लगा, b से जाएंगे v पे। साइंस चेक करो, 1 2 3 सेम फैमिली के साइंस हैं। प्रायोरिटी किसको दोगे? हमेशा छोटे वाले को जो 1 पे आता है। 1 वाला साइन आ रहा है, सही है। l इज ग्रेटर देन m, l से जाना है m पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम साइन। एलिमेंट्स चेक करो, सेम फैमिली के एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे, इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन। इक्वल टू और ग्रेटर दैन में से किसको प्रायोरिटी दोगे? छोटे वाले को। ग्रेटर दैन आ रहा है तो ये भी सही है, आपके पास आंसर हो जाएगा बोथ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट एक ग्लिच आ गया था थोड़ा सा, ये वाला ऑलरेडी हमने कर लिया। इसको देखो, d इज ग्रेटर देन y, d से जाना है y पे, सीधा रास्ता है, बीच में टूटा फूटा नहीं है, d से y पे जाएंगे। सारे के सारे एलिमेंट्स चेक करो, क्या सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? डेफिनेटली सेम ग्रुप के हैं। प्रायोरिटी किसको दोगे? हमेशा छोटे वाले को। छोटे वाला आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, बैकवर्ड डायरेक्शन है हमारे पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में साइन क्या लगते हैं? ऑपोजिट। तो लेस देन का ऑपोजिट साइन क्या होता है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। z इज लेस देन w, z लेस किससे? w से। z से जाना है w पे, तो ध्यान देंगे। z से जाना है w पे, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन। क्या सभी सेम फैमिली के साइंस हैं? सभी सेम फैमिली के नहीं है, आंसर नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। अगला क्वेश्चन करेंगे, w से जाना है s पे, w से जाना s पे, तो x इक्वल्स टू w है। w से जाएंगे s पे, क्या लेस देन का साइन आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। x इज लेस देन t, x मतलब w, और इसके सामने हमेशा ग्रेटर देन का साइन है। देखो x के सामने मुंह खुला है ना, यहाँ पे तो मुंह बंद है, मतलब ये गलत हो गया। उल्टा भी जाके देखेंगे, सेम फैमिली के साइन है, प्रायोरिटी देंगे छोटे वाले को, बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो इस तरीके का साइन आना चाहिए, इस तरीके का साइन नहीं आ रहा, मतलब ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, d से जाना है g पे, तो d से जाएंगे g पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, सेम साइन। यहाँ पे साइंस देख लो, सेम फैमिली के हैं, आंसर आ सकता है। प्रायोरिटी किसको दोगे? हमेशा छोटे वाले को। क्या छोटे वाला साइन आ रहा? नहीं आ रहा, ये गलत हो जाएगा। e इज लेस देन इक्वल टू g, e इज लेस देन इक्वल टू g जाएंगे तो e से जाएंगे g पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या सभी साइन सेम फैमिली के हैं? प्रायोरिटी किसको दोगे? छोटे वाले को। क्या ये आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब नीदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगला देखेंगे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। v इज लेस देन m, v से जाना है m पे, तो v से जाएंगे m पे, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट साइन। तो 1 2 3 तीनों साइन सेम फैमिली के हैं, प्रायोरिटी देंगे छोटे वाले को। छोटे वाले का उल्टा क्या होता है? लेस देन। आ रहा है, सही हो गया। a इज ग्रेटर, फिर से वही हो रहा है, क्या हो जाता है ये बार बार। a इज ग्रेटर देन v, तो a और v में डालना है। a ग्रेटर देन है v से? नहीं, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू v है, तो ये तो गलत हो गया। g इज ग्रेटर देन a, g से जाना है a पे, 1 2 3 क्या सारे के सारे साइन सेम फैमिली के हैं? नहीं है, मतलब आंसर नहीं आ सकता। ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। अगला देखो, r से आना है c पे, तो r से जाएंगे, सबसे पहले टूटा फूटा रास्ता है ना, a से कनेक्शन बन जाएगा इसका, n से b और k से b। r से जाएंगे k पे, k से जाएंगे c पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। r इज लेस देन k, इधर आएंगे तो अपने पास साइन यूज हो रहे हैं ग्रेटर देन के, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन लेस देन। क्या लेस देन आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। z इज लेस देन इक्वल टू s, z से जाना है s पे, तो कनेक्शन बिठाना पड़ेगा इसके बीच में भी। देखो यहाँ से z से जाएंगे k पे, z से जाएंगे k पे, k से जाएंगे n पे, n से जाएंगे s पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम साइन, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम साइन। प्रायोरिटी देंगे छोटे वाले को, तो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, जबकि ये नहीं आ रहा, गलत हो गया। j इज ग्रेटर देन r, j r से बड़ा है, तो देखेंगे कनेक्शन बिठाना पड़ेगा।
J से जाएंगे N पे, N से जाएंगे K पे, K से जाएंगे R पे, सेम साइन, ऑपोजिट साइन, ग्रेटर दैन आ रहा है, क्या यहाँ पे भी ग्रेटर दैन है? डेफिनेटली है, मतलब बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, वो आपके होमवर्क रहेंगे, आप खुद से करेंगे, तो अब मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ये L लिखा है, L इज ग्रेटर देन S। और अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे X लिखा है, X इक्वल्स टू G। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में आपको सिर्फ कुछ ही चीजें ध्यान रखनी है, विच इज डायरेक्शंस, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ये डायरेक्शंस होती हैं, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। अगर बोला जाए A इज टू द नॉर्थ ऑफ B, A B के नॉर्थ में है, A इज टू द साउथ ऑफ B, तो A B के साउथ में है। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है और उसको लेना है एक लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न मतलब आपका जो लेफ्ट है वो आपका लेफ्ट होगा, आपका जो राइट है वो आपका राइट होगा। अगर कोई पर्सन साउथ में जा रहा है तो डायरेक्शन हो जाती है उल्टी, साउथ में मतलब इस तरीके से नीचे जा रहा है, तो अगर उसको लेना है लेफ्ट टर्न तो वो जाएगा इधर, और उसको लेना है राइट टर्न तो वो आएगा इधर, ठीक है। लेफ्ट टर्न इधर और राइट टर्न इधर। अगर कोई पर्सन जा रहा है वेस्ट में तो उसका राइट टर्न आ जाएगा इधर और लेफ्ट आ जाएगा इधर, राइट ऊपर की तरफ मुड़ेगा, दिस इज माई राइट हैंड। अगर कोई पर्सन जा रहा है ईस्ट की साइड, वेट अ सेकेंड, अगर कोई पर्सन जा रहा है ईस्ट की साइड तो दिस इज माई लेफ्ट हैंड, बोर्ड की साइड में लेफ्ट हैंड है, ये इसका लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बस डायरेक्शंस ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 11 पिलर्स हैं जो कुछ कुछ डिस्टेंसेस पे रखे गए हैं। O 3 मीटर नॉर्थ है B के, तो B के 3 मीटर नॉर्थ में O है, विच का मतलब B बाद वाला, विच इज 1 मीटर ईस्ट ऑफ A। B जो है 1 मीटर ईस्ट पे है A के, तो A के ईस्ट में कौन है? B है। D इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ F। अभी तक हमारे पास F नहीं आया, हमें O, B और A से कनेक्शन बिठाना है, तो अब O, B और A में से ही ढूंढो किसी को, है ना। मेरे को यहाँ पे A तो दिख गया, O और B में से कुछ नहीं दिखा, तो A के बारे में लिखा है विच इज E इज 5 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ A। A के 5 मीटर साउथ ईस्ट में कौन है? E है। अच्छा 1 मीटर वेस्ट था ना, मैंने उसको ईस्ट पढ़ लिया ना, दैट वाज वेस्ट, तो उस साइड बनेगा। B वेस्ट में है तो B को हम लोग वेस्ट में बना देंगे A के। अब A के 5 मीटर साउथ ईस्ट में कौन है? E, तो 5 मीटर साउथ ईस्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, E आ जाएगा। E के बारे में दिया है E इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ C इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ E। E से 4 मीटर वेस्ट आएंगे तो C बनेगा, E से 4 मीटर वेस्ट आएंगे तो C बनेगा। मुझे नहीं पता 4 मीटर कहाँ बनेंगे। उसके बाद बोला गया है हमारे पास कनेक्शन बिठाना है हमें, E आ गया ना, E इज 3 मीटर साउथ ऑफ D। 3 मीटर साउथ है D के, क्लियर। आगे क्या बोलता है? D से कनेक्शन था, D इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ F। F से 2 मीटर वेस्ट पे D है, 2 मीटर वेस्ट पे हो गया D। उसके बाद F दिया हुआ है, G इज 5 मीटर साउथ ऑफ F। F के 5 मीटर साउथ पे कौन है? G है। और H इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ G। G से 8 मीटर वेस्ट पे कौन है? H है। अब कनेक्शन बिठाओ, 2 मीटर ये हुआ, 4 मीटर ये हुआ, टोटल अभी 6 काउंट हुआ है, हमें बनाना है 8, मतलब ज्यादा बनाना है, क्लियर। आगे बोला गया है I इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ J विच इज 6 मीटर साउथ ऑफ H। 6 मीटर साउथ ऑफ H है, तो H से 6 मीटर साउथ में बना देंगे। किसको बनाएंगे? J को। और I जो है उसके 10 मीटर ईस्ट पे है, 10 मीटर ईस्ट मतलब 10 मीटर, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा।
अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल बन रहा है ना, तो हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। अगर आपके पास हाइपोटेनियस है 5, ये 3 है, तो ये भी 3 मान लेते हैं, यहां से बना लेते हैं, इसको इधर से बना लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5, तो बेस आपके पास कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। वेट अ सेकेंड, बेस आपके पास 4 होना चाहिए ना। तो 4 मीटर अगर मेरे को बेस बनाना है, तो ये 4 मीटर यही कंप्लीट हो रहा है, और सी भी ई के 4 मीटर पे था, तो सी हमारा यहां पे आएगा। हमें क्योंकि वहां पे पता नहीं था कि लाइन कितनी लंबी जाने वाली है, सी हमारा यहां पे आएगा। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए जब भी ट्राइंगल आ जाता है। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ए। ए से जाना है एच पे, देखो ए से एच पे हम लोग साउथ भी जा रहे हैं, वेस्ट भी जा रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द ऑड वन आउट, बी आई ए आई ओ सी। देख लेते हैं, बी आई ऐसे बनेगा, ए आई इस तरीके से डायरेक्शन है, ओ आई इसकी डायरेक्शन भी ऐसी है, ए जी की डायरेक्शन भी ऐसी है, और सीई की डायरेक्शन ऐसी है। सीई की डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब ऑप्शन नंबर ई। इफ द पर्सन वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट आई से 8 मीटर नॉर्थ चलेगा, अगर वो 8 मीटर, तो डायरेक्शन बतानी है उसकी सी से कौन सी डायरेक्शन है। 5 मीटर तो ये हुआ, 3 मीटर ये हुआ, मतलब इसके बराबर में आ जाएगा 8 मीटर, है ना। तो सी से बतानी है, तो सी से हम लोग जाएंगे ईस्ट और नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर। अच्छा एक मिनट, वो नीचे वाली तो मैंने गिनी नहीं ना, ये 6 वाली, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये 6 मीटर भी तो गिनना था। 6 मीटर यहां से हुआ और 8 मीटर इतना हो जाएगा, है ना। यहां से अगर मैं देखूं, ये पूरा हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इतना। 5 को बाइफरकेट कर दिया 3 में और 2 में, तो 6 और 2 हो जाएगा 8, मतलब 8 इसकी सीध में आएगा। तो सी से कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है। What is the shortest distance between G and I? G and I में shortest distance मतलब shortest मतलब पाइथागोरस थ्योरम, G और I में निकालना है, तो G हमारे पास यहाँ पे है, I हमारे पास यहाँ है, मतलब ये वाला shortest distance निकालना है। तो पाइथागोरस बनानी पड़ेगी अपने को। देखो यहाँ पे ये पूरी लाइन 8 की है इधर तक, और ये आगे 2 की है। कितने की है? 2 की है, ठीक है। 8, एक मिनट, ये पूरी लाइन 8 की थी ना? हाँ ठीक है, ये पूरी लाइन हमारे पास 8 की है और ये नीचे वाली लाइन पूरी 10 की है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 2 का हो गया, और ये हमें पता है 6 थी, पाइथागोरस लगा देंगे। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 52 हो जाएगा, तो रूट देखना पड़ेगा कौन सा आएगा। वो था ना, सॉरी, 4 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे √4 और √10 लगा देंगे। √4 2 होता है, मतलब 2√10। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला 2√10। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगी। आई एम सो सॉरी फॉर माई हेल्थ इश्यूज़, मेरे से ज़्यादा अब और खड़े होकर पढ़ाया नहीं जा रहा, तो मैं आपको जिस्ट दे देती हूँ और कुछ क्वेश्चन समझा देती हूँ, कुछ होमवर्क में दे दूँगी ताकि आपके रिवीजन हो जाए। आई एम सो सॉरी कि मैं आपकी क्वांट्स की तरह पूरी क्लास नहीं ले पा रही हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसके आंसर्स जो भी हैं, मैं सही आंसर्स कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दूँगी, आप देख लेना। बाकी एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उसी तरीके का भी ये भी क्वेश्चन है, आप इसका एक बार प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो। प्लस यहाँ से ना हमारे पास लेफ़्ट राइट टर्न है, तो टर्न जो मैंने आपको समझाए थे वो टर्न्स आप लेके कर लोगे, ठीक है। सही आंसर इसका मैं कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दूँगी।
ये इसके फर्दर क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने सभी के सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। आप सभी इस क्वेश्चन को कर लोगे एंड आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू इट फर्दर, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बाकी हमारे टॉपिक्स रह गए थे सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग एंड मशीन इनपुट आउटपुट, तो इतना कोई इम्पॉर्टेंट रहता नहीं है। तो सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 टॉपिक्स आपके रह गए जो मैंने आपको नहीं कराए। तो एक चीज़ मैं कर देती हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और किसका, सिलॉग्स का। क्वेश्चन मैं आपको शो कर दूँगी, आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मेरे अंदर इतनी अब एनर्जी नहीं बची है। बाकी अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी एक क्लास मैंने ली हुई है, ऑल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स इन 1 क्लास करके, वो मैंने बहुत शॉर्ट में क्लास ली है। तो ये वाली जो रिवीजन क्लास है सिमिलर ही तरीके की वो वाली रिवीजन क्लास थी। आप टाइप करना और रीजनिंग ऑल कंसेप्ट्स इन 1 वीडियो स्टडी नहीं थी, तो आपको एक वीडियो दिखेगी, एक सेशन दिखेगा, उसको आप 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे देख लोगे तो आपकी वहाँ से भी रिवीजन हो जाएगी इन तीनों टॉपिक्स की, प्लस अगर दोबारा से करनी है तो भी वहाँ से हो जाएगी। आपको यहाँ पे मैं सिलॉग्स के और उसके कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप प्लीज़ खुद से कर लेना। आई एम रियली सॉरी, मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। सिलॉग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ऑल का। ऑल का मतलब ऑल ए आर बी, अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल आएगा, बाहर से अंदर आएंगे तो सम आएगा। जैसे सम ए आर बी इस तरीके से भी बन सकता है, बाहर से अंदर आए, और सम ए आर बी इस तरीके से भी बनेगा, ठीक है। अगर वो बोल दे नो ए आर बी तो कोई भी ए बी नहीं बनेगा। अगर वो बोल दे ओनली ए आर बी तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसका डायग्राम बनेगा ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी जो हैं वो ए हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये सेकंड पर्सन का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होना चाहिए। अगर और किसी के साथ हुआ तो बी ए को धोखा दे रहा है और हमारा आंसर नहीं आएगा, मतलब ही इज चीटिंग ऑन ए। कोई भी चीट करता है तो वो गलत काम करता है। तो यहाँ पे बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होगा। अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से सी आ जाता है, सी के साथ रिलेशन भी बन रहा है, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, सिर्फ ए के साथ बनना चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास आता है ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू ए आर बी, तो उसमें ए और बी का रिलेशन जो है वो सिर्फ इस पोर्शन के लिए होता है, सिर्फ कॉमन पोर्शन के लिए होता है, और इस पोर्शन के लिए इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इस पोर्शन के लिए रिलेशन होगा, मतलब थोड़ा सा रिलेशन होगा। मुंह पे हाय हेलो है, पीठ पीछे बैक बिचिंग करते हैं, मतलब पीठ पीछे क्या बैक बिचिंग ही करते हैं। एक आता है फ्यू या अ फ्यू, उसको हम लोग सम की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको दिया हो 100% एवरी ईच तो वो ऑल की तरह आएगा, 100% एवरी ईच ऑल की तरह आता है। और सम में आता है 99%, मोस्टली, जनरली, ओकेजनली, इस तरीके से जो भी वर्ड्स होते हैं, 1% तो वो उस तरीके से आएगा। और अगर 0% आ जाता है तो वो नो के तरीके से आता है, नो, नन, नेवर के तरीके से आता है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको दिया हो पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन में अगर आपके पास आती है पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी तब सही होगी जब वो डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा। अगर मान लो क्वेश्चन में है, इस तरीके से क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि सम ए आर बी, और कंक्लूजन में देता है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो गलत होगा। अगर हमारे पास डेफिनेट आंसर आ रहा है तो वो पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। पॉसिबिलिटी तब बनेगा जब आंसर हाँ में भी होगा और ना में भी होगा, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जब मेरे को उन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है,
नेगेटिव रिलेशन नहीं है, अगर नो के पर्सपेक्टिव में नहीं आंसर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में है तो नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा, प्लस आंसर मेरा आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। और एक कंक्लूजन में आता है कैन बी को भी पॉसिबिलिटी के तरीके से ही लेंगे, और एक आता है कैन नेवर बी। कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, हमें जो कंक्लूजन होता है उसको कैन बी के अकॉर्डिंग चेक करना होता है, मतलब पॉसिबिलिटी लेके चेक करना होता है। अगर वो बोलेगा ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो हम चेक करेंगे ऑल ए कैन बी बी, कि मतलब सारे के सारे ए बी हो सकते हैं। अगर वो बी हुए तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, मतलब इसका ऑपोजिट चेक करना है, और अगर वो नहीं हुए तो हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, मेरे को जो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन वो मैं आपके लिए कर दूंगी, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। जैसे ओनली अ फ्यू पेपर इज प्लास्टिक, सिर्फ कुछ ही पेपर जो है वो प्लास्टिक है, मतलब इतना ही रिलेशन है। नो प्लास्टिक इज पेन, कोई भी प्लास्टिक पेन नहीं है। ऑल पेन आर इरेजर, सारे के सारे पेन इरेजर हैं। ऑल इरेजर आर इंक, और सारी की सारी इंक इरेजर इंक है। ये बन गया, ठीक है। ठीक है, अब इसने बोला है ऑल पेपर कैन नेवर बी इंक, सारे के सारे पेपर कभी भी इंक नहीं हो सकते। अब पेपर ये रहा और इंक ये रहा, अगर मान लो मैं इस इंक के गोले को इतना बड़ा कर दूं, तो क्या मेरी कोई भी स्टेटमेंट वायलेट हो रही है यहां से? नहीं हो रही, मतलब सारे के सारे पेपर इंक बन सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल पेन कैन नेवर बी प्लास्टिक इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पेन कभी भी प्लास्टिक नहीं हो सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सारे के सारे पेन कभी भी प्लास्टिक नहीं हो सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी उसने बोली है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो प्लास्टिक और पेन का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सारे के सारे पेन कभी भी प्लास्टिक नहीं हो सकते। हमें डेफिनेट दिख रहा है क्योंकि पेन और प्लास्टिक का रिलेशन नहीं है, लेकिन इसने इज अ पॉसिबिलिटी लगा दिया, मतलब अगर डेफिनेट आंसर है तो वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकेंड फॉलोज। बाकी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसके प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से कर लेना। आंसर्स मैं सभी के कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी। एक चीज और देख लेना, हमेशा बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ के किया करो। यहाँ पे लॉजिकली फॉलोज की जगह कई बार लॉजिकली नॉट फॉलोज आ जाता है, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखनी होती है। तो बेसिक जो होता है उसको एक बार पढ़ लिया करो कि फॉलोज पूछा या डज नॉट फॉलो पूछा। ये तो कर ही लिया, बाकी के 2 क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक हो गया। फ्यू स्कूटीज यामाहा मतलब सम स्कूटीज यामाहा आपको चेक करना है। ब्लड रिलेशन फाइंड करना है। ब्लड रिलेशन में हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, मैरिड कपल है उसको इस तरीके से शो करते हैं, डबल लाइन हॉरिजॉन्टल, और भाई बहन है तो इस तरीके से शो करेंगे, और जनरेशन चेंज हो रही है, मदर फादर का रिलेशन उनके बच्चों के साथ है तो सिंगल लाइन से शो करेंगे। ए इज मैरिड टू बी, ए इज अ फीमेल, फीमेल को सर्कल से और मेल को बॉक्स से। इन दोनों का एक बच्चा है विच इज ई, जो कि मैरिड है एफ से। आगे इनका बच्चा जी है जो कि एक मेल है। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड रिलेशन को बनाते हैं। मैं आपको यही बोलूँगी, आप उस वाली क्लास से ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। ये बेसिक सा रहता है, बाकी ये वाला आई थिंक एक ही क्वेश्चन है, इसका 2 क्वेश्चन है क्या ब्लड रिलेशन के, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता ही देती हूँ। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स एंड 3 मैरिड कपल्स। 8 मेंबर्स है, 3 मैरिड कपल्स है, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी। सिस्टर इन लॉ मतलब ननद और भाभी दोनों हो सकती है, तो बी सिस्टर इन लॉ है, मतलब मेल फीमेल है किसकी, वी की, ठीक है। तो वी इसकी भाभी भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। सी इज द ओनली सन ऑफ एम। एम का इकलौता बेटा कौन है? सी। एम का इकलौता बेटा सी है, उसकी बेटियां और हो सकती हैं। Who is? M is the spouse of N. N की शादी किसके साथ हुई है? N के साथ, ठीक है। B is the aunt of R. B जो है R की आंट है। आंट का मतलब क्या है? चाची हो सकती है, भुआ हो सकती है, तो दोनों हो सकती हैं। मतलब B का कोई भाई या बहन हो सकता है,
उसका आगे बेटा आर हो जाएगा। आगे दिया है हमें बी इज नॉट मैरिड टू सी, तो बी सी के साथ मैरिड नहीं है। और एल इज द सन इन लॉ ऑफ एन, एन का सन इन लॉ कौन है? एल, मतलब डेफिनेटली एन की एक बेटी भी होगी, ठीक है। उसका आगे जो हस्बैंड होगा दामाद बन जाएगा एन का, विच इज एल। और एन किसका ग्रैंडफादर है? क्यू का। एन किसका ग्रैंडफादर है? क्यू का, तो क्यू इनका बच्चा बन जाएगा। क्यू इज द ओनली किड ऑफ बी, क्यू इकलौता किड है बी का, मतलब इसकी मम्मी बी हो जाएगी। बी इज नॉट मैरिड टू सी, तो बी सी के साथ मैरिड तो नहीं है। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 2 लोग रह गए हैं। यहाँ पे बोला था बी और बी में ननद भाभी का रिलेशन है, ननद भाभी का रिलेशन है, तो यहाँ से इसकी बहन को अगर मैं वी बना दूं तो ननद भाभी हो जाएंगी, वाइस वर्सा लिखा हुआ है, ननद भाभी हो गई। और हमारे पास कौन बचता है यहाँ पे? और एक चीज और हो सकती है, एक तो ननद भाभी यहाँ पे हमने बनाई, एक केस हो सकता है कि मैं इसकी शादी वी के साथ कर दूं, तो इसके भाई की जो वाइफ होगी इसकी भाभी लग जाएगी, तो ये भी ननद भाभी बन जाएगी। अब बात बचती है किसकी? बात बचती है बी इज द आंट ऑफ आर, बी इज द आंट ऑफ आर की, मतलब बी का डेफिनेटली कोई भाई या बहन है जिसका कोई बेटा है। तो अगर इस केस में देखूं तो सिर्फ मैरिड कपल्स का ही होना चाहिए। यहाँ पे 2 ही मैरिड कपल्स बन रहे हैं, तो आंट नहीं बन सकती, जबकि इसने बोला 3 मैरिड कपल्स हैं, तो ये चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी। मैरिड कपल हमने यहाँ बना दिया और इसका बेटा या बेटी हमें नहीं पता, आर बन जाएगा, तो इन दोनों के जेंडर हमें नहीं पता। एम और एन, एन का हमें बोला था ग्रैंडफादर है, तो ये ग्रैंड मदर हो जाएगी। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन बन जाएगा। इसके फर्दर क्वेश्चंस आप खुद देख लेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद सॉल्व करोगे। दीज आर द फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी फर्दर एक और क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से आप सॉल्व करेंगे। दिस इज द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, तो रैप अप करते हैं हम लोग यहीं पे, रैप अप यहीं पे करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आप ऑल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स इन 1 वीडियो स्टडी नीति करके या फिर कोडिंग डिकोडिंग स्टडी नीति करके सर्च करोगे तो आपको वो एक क्वेश्चन से ही कोडिंग डिकोडिंग पूरा समझ में आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग स्टडी नीति लिखना, एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। इसका मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, इनकेस आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन इसका ये है कोडिंग डिकोडिंग का, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से सॉल्व कर लेना। और इसी तरीके का ही क्वेश्चन आएगा आपके क्लर्क प्रीलिम्स में, क्योंकि क्लर्क प्रीलिम्स इजी होता है कंपैरिजन पीओ प्रीलिम से करें तो। ठीक है, तो इसके फर्दर क्वेश्चंस थे। नाउ रैपिंग अप द सेशन, एंड ये सेशन मेरे को 2 दिन पहले ही आपके लिए लेके मतलब कल आपके लिए ऑलरेडी ले आना चाहिए था, बट नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो बट ठीक है, ये जितना भी हुआ आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ रिवाइज हुआ होगा। बाकी फिर से मैं अपनी साइड से आपको सॉरी बोलूँगी, क्योंकि आपका पेपर है और मैं उतने अच्छे से नहीं करवा पाई, बट डेफिनेटली जैसे ही थोड़ा सा सही होता है आई विल बी बैक विद द बैंग। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से करके आना, जितना अभी तक आपने सीखा है, जिस पर्सन से भी सीखा है, जिस एजुकेटर से भी सीखा है, सभी एजुकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ ट्यूनिंग सेट करने की बात होती है कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ सेट होती है। जिसके साथ सेट हो जाती है वो हमारे लिए हमारा फेवरेट बन जाता है। और ऐसा मैं किसी के लिए नहीं कहूँगी, सभी टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, तभी वो टीचर्स कहलाते हैं, है ना। तो जिससे भी किया है बहुत अच्छे से किया, आपको सब कुछ आता है, डरना नहीं है। जस्ट डरोगे, एंग्जाइटी होगी तो डीप ब्रीदिंग करना, सब कुछ सही हो जाएगा। एंड बस अच्छे से पेपर दे के आना, ये समझना कि दिस इज़ योर लास्ट एग्जाम, आपको इसको क्लियर करना ही है। उस मोटिव से जाओगे तो पक्का पक्का हो जाएगा। एंड मिलते हैं प्रॉबेबली नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।